गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो अपन ने टॉपिक लिया है वो है फोर्स एंड प्रेशर। ये क्लास 8 के हिसाब से पढ़ेंगे अपन अभी। पहले सेम चैप्टर अपने पास में क्लास 10th में भी है और इवन फर्दर आगे भी है ना। तो ज़रा ध्यान देना, फंडामेंटल्स कवर करेंगे अपन इस टॉपिक के, जितना अच्छे से समझ पाए उतना अच्छे से, है ना। अच्छा, सबसे पहले तो ये फोर्स है क्या, अपन नॉर्मल भाषा में बात करते हैं। डेफिनेशन वगैरह क्या है वो बाद में देखेंगे। तो जाहिर सी बात है कि सर किसी चीज़ पे जोर लगाते हैं अपन। जोर लगाना माने तो जोर दो तरीके से लगाते हैं अपन, या तो किसी चीज़ को पुश करते हैं, धक्का मारते हैं उसके, या फिर उसे खींचते हैं अपनी तरफ, या पुल करना है ना, खींचना। तो यही दो तरीके से अपन फोर्स लगाते हैं। कोई तीसरा तरीका जिससे तुम फोर्स लगा सको, एक तो धक्का मारना, एक खींचना, है ना। इन दो एक्शन से ही अपन फोर्स लगा सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, यही तरीका होता है, ठीक है। अब जरा डेफिनेशन देखते हैं कि ये क्या कहना चाहता है एग्जैक्टली। डेफिनेशन के हिसाब से क्या है, फोर्स इज पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पे धक्का मारना, है ना, किसी चीज़ पे धक्का मार के उसे आगे चलाना या उसे खींचना, है ना, अपनी तरफ पुल करना, वो फोर्स होता है। लेकिन अगर थोड़ा सा और अच्छे से सोचें तो सिर्फ क्या यही फोर्स है कि सिर्फ धक्का लगाया जाए या खींचा जाए तो ही क्या अपन फोर्स लगा रहे हैं? केवल सोचने लायक बात है। तो बेटा इसे ऐसे सोचो, जैसे अभी ये बोर्ड है, मैं इस दीवार पर धक्का लगा रहा हूँ, खूब जोर लगाया, लेकिन इसे पुश तो नहीं कर पाया मैं, है ना। ये अपनी जगह की जगह पे रिटेन्ड है, हिली नहीं अपनी जगह से, लेकिन मैंने फिर भी फोर्स लगाया इस पर। वैसे ही कोई बहुत भारी सी चीज़ हो, उसे अगर मैं खींचता हूँ तो एक बात बताओ, जरूरी है कि मैं उसे खींच ही पाऊँ? ना खींच पाऊँ तो क्या मैंने फोर्स नहीं लगाया? लगाया ना। तो बेटा फोर्स की ये डेफिनेशन अपनी बुक के हिसाब से है, फोर्स इज ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पुश या पुल, धक्का मारना या खींचना, वही फोर्स होता है ना। लेकिन अगर अपन बात करें, जैसे अपन ने अभी समझा कि सिर्फ इतना ही फोर्स नहीं है, अपन किसी ऑब्जेक्ट पे धक्का लगाने की कोशिश करते हैं, पुश करने की कोशिश करते हैं, वो भी अपना फोर्स में आ जाता है, या खींचने की कोशिश करते हैं तो वो भी अपने पास में फोर्स में काउंट होता है। अब जरा यहां देखो, फोर्स इज ए पुश, ट्राई टू पुश। फोर्स धक्का लगाना भी है और धक्का लगाने की कोशिश करना भी है, वो दोनों ही चीजें फोर्स के अंदर अपने काउंट होती है ना। और अगर बात करें पुल और ट्राई टू पुल, है ना, ये भी हो गया, मतलब कि धक्का लगाना है, धक्का लगाने की कोशिश करना, खींचना या खींचने की कोशिश करना। ये थोड़ा और अपन ने अच्छे से बात कर ली इसके बारे में। अच्छा, फोर्स लेकिन लगता क्यों है ना, मतलब जाहिर सी बात है, ठीक है अपन ने धक्का मारा, वो सब तो ठीक है, समझ में आया, लेकिन लगता कैसे एग्जैक्टली, है ना। तो वो देखो, इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, ये इंटरेक्शन से क्या मतलब है सर? जैसे ये चौक है, अगर मुझे इसे इंटरेक्ट करना है तो मैं इसके हाथ लगा के इंटरेक्ट कर सकता हूँ, या जैसे एक सिक्का अपने पास में मेटल का और दूसरी तरफ मेरे पास मैग्नेट है, तो मैग्नेट उसे अपनी तरफ खींच लेती है, तो उनके बीच में भी इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन माने किसी भी तरीके से एक दूसरे के टच में आना, कॉन्टेक्ट में आना, इन्फ्लुएंस में आना, है ना, एक दूसरे के में। तो एक बात बताओ, अगर मुझे इस चौक पे फोर्स लगाना है तो मुझे इस पे देखो हाथ से फोर्स लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं इस बोर्ड की, इस बोर्ड पे भी अगर मुझे धक्का, इससे भी फोर्स लगाना है तो इसके कांटेक्ट में आना पड़ेगा नहीं आना पड़ेगा? इंटरेक्ट करना पड़ेगा इससे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाने के लिए अपने को इंटरेक्ट करना ही पड़ता है। जैसे तुम्हारे पास कोई मेटल कॉइन है, कोई या टुकड़ा है किसी मेटल का, तुम मैग्नेट लेते हो, मैग्नेट को उसको पास लाओगे, जैसे ही वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, जो सिक्का है या अपने पास में जो मेटल का पीस है वो फोर्स फील करता है मैग्नेट की तरफ, या दूर जाता है, वो जो कुछ भी है, लेकिन वो इंटरेक्ट तो कर ही रहे हैं ना, एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, तभी फोर्स ओरिजिन हो पा रहा है, तभी फोर्स लग पा रहा है दो चीजों के बीच में। तो ये देखो, इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट, किसी एक ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में रिजल्ट्स इन दी फोर्स बिटवीन दी टू ऑब्जेक्ट्स, वही रिजल्ट करता है, उसी की वजह से क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स लगता है। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ बेटा, मतलब थोड़ा सा सोचना। देखो, अगर मान के चलो यहां कोई कार खड़ी है, मैं उसके धक्का लगाता हूं, है ना, तो मैं कार को पुश कर रहा हूं आगे की तरफ, लेकिन सिर्फ क्या मैं कार को पुश कर रहा हूं? सोचो, कार मुझे पुश नहीं कर रही। जैसे ये बोर्ड है, मैं बोर्ड पे धक्का लगाऊं, ये देखो, सिर्फ मैं इसे पुश कर रहा हूं या दीवार में मुझे पुश कर रही है? थोड़ा सोचो। देखो, एक मिनट चौक रखते हैं अपन समझने के लिए। ये देखो, अगर मैं दीवार पे पुश कर रहा हूं, मैंने सिंपली धीरे से फोर्स किया, तो एक बार बताओ, जब मैं दीवार पे फोर्स लगाता हूं, दीवार मुझ पे फोर्स नहीं लगाती। उठो और पास में कोई भी दीवार हो, उस पर जोर लगा के देखो, उस पर धक्का लगाने की कोशिश करो, तो मैं यूं लगेगा कि अपने ऊपर भी कोई धक्का लगा रहा है पीछे की तरफ। जैसे अगर अचानक से मैं इस पर फोर्स लगा तो देखो ये मुझे वापस पीछे भी फेंकती है। अचानक से अगर फोर्स लगाऊं और पीछे से ज्यादा जोर ना लगाऊं, देखो मैंने उस पर फोर्स लगाया, अब फिर मैं पीछे कैसे आ गया? देखो बात समझो बच्चों, ध्यान दो थोड़ा सा अच्छे से, एक बार कंसेप्चुअली चीजें समझना काफी जरूरी है। ये देखो, मैंने इस बोर्ड पे यूं
पुश करने की कोशिश की, है ना। अब नॉर्मली एक बार बताओ, मैं पीछे कैसे आ रहा हूँ, अगर मैं बोर्ड पे पुश कर रहा हूँ, जो फोर्स केवल मैं लगा रहा हूं, तो मैं पीछे कैसे आ रहा हूं वापस। सोचने लायक बात यह है, बताओ बिना फोर्स लगाए मैं हिल डुल सकता हूं क्या? नहीं हिल सकता। मैं इस बोर्ड को फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन उल्टा बोर्ड भी क्या कर रहा है, मुझ पे फोर्स लगा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे बचपन में वो खेल खेला होगा ना, यूं पकड़ के वो गोल गोल घूमने वाला खेला होगा, है ना। तो एक बात बताओ मेरे को, जैसे आपने अपने फ्रेंड को यूं पकड़ा, उसके बाद में आप घूम रहे हो, तो आप अपना फोर्स लगा के अपने फ्रेंड को इस तरफ खींच रहे हो, और वैसे ही फोर्स लगा के आपका फ्रेंड आपको उस तरफ खींच रहा है। तो एक तरीके से जो मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब देखो यहाँ पे सबसे पहले एनसीईआरटी के अंदर है जो अपना एक एग्जांपल दे रखा है, कार इज बीइंग पुश्ड बाय ए मैन। एक बात बताओ, अब वो कार को पुश कर रहा है ना, तो कार भी उसे पुश कर रही है। चलो ये चीज अपन ने देख ली, इस बारे में फर्दर अपन आगे बात करेंगे। अभी थोड़ा सा इंटरेक्शन की वे में समझते हैं। एक बात बताओ, कार को पुश करने के लिए उसके साथ कांटेक्ट में आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा? बिना कार को टच किए तुम फोर्स लगा सकते हो क्या उस पर? नहीं लगा सकते, है ना। और हु इज पुशिंग और पुलिंग, मतलब कौन किसको खींच रहा है या धक्का लगा रहा है, ये अपन बात कर चुके हैं कि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ मैं फोर्स लगाऊं किसी ऑब्जेक्ट पे, वो मुझ पे फोर्स ना लगाए। जैसे अगर कोई किसी के थप्पड़ भी मारता है तो हाथ पे भी तो लगती है ना, हाथ भी लाल हो जाता है अपना। वाह ठीक है, गाल थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव, वहां चुभता ज्यादा है, लेकिन दर्द तो अपने हाथ पे भी होता ही है, चाहे थोड़ा सा ही हो। तो वो क्यों है? क्योंकि अपन ने फोर्स लगाया गाल पे, गाल ने फोर्स लगा दिया अपने हाथ पे, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं थोड़ी सी एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। तो ये एक्सप्लोरिंग मतलब थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं फोर्सेस को, थोड़ी और डिटेल में बात करते हैं इस बारे में। तो एक बात बताओ बच्चों मेरे को, अगर मेरे पास में कोई बॉक्स है, ये कोई बॉक्स है मेरे पास में, है ना। अब ये तो आप हो, ठीक है, आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, और ये मैं हूं। अपन दोनों मिलके इसे फोर्स लगा रहे हैं और अपन इसे क्या कर रहे हैं, इस तरफ धकेल रहे हैं, ठीक है। तो इसे धकेलना अपने लिए ज्यादा आसान होगा, या फिर एक ऐसी सिचुएशन हो जब ये ब्लॉक रखा हुआ है, ये ग्राउंड अपने पास में, आप तो धक्का लगाओ इधर से और मैं इसे पुश करूं इधर से। तो एक बात बताओ मेरे को, किस सिनेरियो के अंदर अपने लिए चीजों को धकेलना कंपैरेटिवली आसान होगा? इस सिनेरियो में कि इस सिनेरियो में? कैसे ज्यादा आसानी से धकेल पाएंगे अपन? ऑफ कोर्स आपको भी समझ में आ गया होगा इस सिनेरियो में, क्योंकि दोनों एक ही तरफ जोर लगा रहे हैं, है ना। तो अपने लिए धक्का मारना कंपैरेटिवली आसान हो गया। और वहीं पे मैं बात करूं इस वाले केस की, तो आप तो इधर धक्का लगा रहे हो, सॉरी आप इधर धक्का लगा रहे हो और मैं वापस इधर धक्का लगा रहा हूं। उस कारण से क्या हो रहा है कि कंपैरेटिवली ये ब्लॉक अपनी जगह पे ही रुक जाएगा। अगर आप में मुझसे ज्यादा ताकत है तो आप ये डब्बा थोड़ा सा इधर चला जाएगा, ये ब्लॉक थोड़ा इधर मूव कर जाएगा। मैं थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूं तो ब्लॉक कंपैरेटिवली इस तरफ मूव कर जाएगा, लेकिन उतनी तेज स्पीड से नहीं चल पाएगा, उतनी जल्दी मूव नहीं कर पाएगा जितनी तेज अपन दोनों एक तरफ लग के इसे पुश कर पाते। समझ में आया? अच्छा एक बार जल्दी जल्दी इसे देख लेते, सम अप कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। फोर्स इज ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुश है, धक्का मारना है या खींचना है, ये अपनी बुक के हिसाब से डेफिनेशन होगी। और मोर प्रिसाइज वे में अगर अपन बात करें तो फोर्स क्या है? पुश धक्का मारना है, धक्का मारने की कोशिश करना, फोर्स तो लगा ही रहा हूं, खींचना या खींचने की कोशिश करना, वो भी अपने यहाँ फोर्स में काउंट होता है। उसके अलावा फोर्स का कारण क्या है, फोर्स होता क्यों एग्जैक्टली, तो अपने ज्यादा डिटेल में तो इस बारे में बात है नहीं, लेकिन एक सिंपल स्टेटमेंट दे रखा है, इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन। भाई मुझे इस चौक पे अगर फोर्स लगा रहा है इस हाथ से, तो मुझे इस चौक को इस हाथ से पकड़ना पड़ेगा कि नहीं पकड़ना पड़ेगा? इसके बाद में इस पे फोर्स लगा पा रहा हूं। तो इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स इन फोर्स बिटवीन दी टू ऑब्जेक्ट्स, है ना। उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर अपने को फोर्स चाहिए तो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करवाना पड़ेगा। मेटल पीस है, मेटल पीस को अगर जो मैग्नेट है वो अगर खींचती हुई अपनी तरफ, तो कहीं ना कहीं उनके बीच में इंटरेक्शन तो है ही। ओके, कार इज बीइंग पुश्ड बाय ए मैन। अब एक बात बताओ बेटा, कार को अगर धक्का मारना तो उसके साथ इंटरेक्ट तो करना पड़ेगा ही, है ना। और ये भी मैंने समझाया कि अगर मैं कार के धक्का मारता हूं तो कार भी मेरे धक्का मारेगी। जैसे दीवार पे मैंने फोर्स लगाया, दीवार ने वापस मुझे पीछे की तरफ धकेल दिया। अपन बॉल को दीवार पे मारते हैं, तो एक बात बताओ, बॉल दीवार से वापस टकरा के आती क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं दीवार ने भी बॉल पे फोर्स लगाया, तभी वो वापस आई, है ना। अब हु इज पुशिंग और पुलिंग, ये मैंने यही समझाने के लिए कहा था कि बेटा ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आप अकेले धक्का दे रहे हो। आप किसी पे धक्का दे रहे हो तो वो भी आपके धक्का दे रहा है, आप किसी चीज को खींच रहे हो तो वो भी आपको खींच रहा है। ओके, अच्छा एक्सप्लोरिंग फोर्सेस में अपन ने बात करी थी कि अगर अपन दोनों मिलके एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो अपना जो फोर्स है वो जुड़ जाएगा, है ना। क्योंकि दोनों एक ही तरफ या ऑब्जेक्ट को एक ही तरफ ले जाने की कोशिश करें तो
आप और मैं अगर दोनों साथ मिलकर धक्का मारेंगे तो ये जल्दी तेजी से इधर जा रहा है, तो इसका मतलब अपन ने क्या, फोर्स बढ़ गया अपना। और फोर्स बढ़ कैसे सकता है, जब आपका फोर्स और मेरा फोर्स क्या हो जाए, ऐड हो जाए, है ना। और दूसरे केस के अंदर क्या हुआ, मैं इधर से धक्का लगा रहा हूं, आप इधर से धक्का लगा रहे हो, मैं इधर से धक्का लगा रहा हूं। इस सिनेरियो के अंदर अपना ओवरऑल फोर्स आपके फोर्स से भी कम और मेरे फोर्स से भी कम है। जैसे अगर मान लो मैं अकेला इसे धकेल रहा होता इधर, तो मैं शायद ज्यादा तेज धकेल पाता हूं। जब आप इधर आ जाएंगे, मतलब आप इधर सामने से फोर्स लगाएंगे ना, उस वक्त मेरी स्पीड कंपैरेटिवली धीमी होगी। जब मैं उसे अकेला फोर्स लगा रहा था तो मेरा फोर्स कहीं ना कहीं कम हो गया। फोर्स कम कैसे कर सकते हैं, जब बड़े फोर्स में से छोटे फोर्स को अपन सबट्रैक्ट कर दें, ठीक है। तो ये समझ में आया कि अगर दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तब तो उनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, है ना। और अगर दोनों फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं तो उन्हें क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। हाँ बच्चों, आगे देखते हैं। अभी अपन ने बात करी थी कि दोनों एक तरफ फोर्स लगाते हैं तो ऐड हो जाता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं तो सबट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जरा उसी चीज़ को एक बार अच्छे से देख लेते हैं विद एग्जांपल, है ना। अच्छा देखो, अपन क्या कर रहे हैं कि ये अपने पास में m मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस पे कोई एक पर्सन F1 फोर्स लगा रहा है, इस तरफ 5 न्यूटन। अच्छा ये न्यूटन क्या है, ये तो समझे एक बार। ये जो सर आपने कह दिया 5n, ये n क्या है यहाँ पे, n बेटा यहाँ पे है न्यूटन। अब सर ये तो ठीक है न्यूटन है, पर ये न्यूटन क्या है। अच्छा साइंटिस्ट का नाम तो पता होगा, लेकिन ये सर ये न्यूटन यहाँ क्या कर रहा है। तो देखो बच्चों, बात समझो। मैं पूछूं आपका वजन कितना है, तो आप कहोगे सर 70 किलोग्राम, है ना। आप बताओगे किलोग्राम में अपना वेट। मैं पूछूं हाइट कितनी है, आप कहोगे सर 5 फीट 6 फीट। हाइट बता रहे हो आप फीट में, है ना। ऐसा कह सकते हो मेरा वजन सर 70 फीट है। कोई सेंस निकला, अजीब हो गया ना चीज़ है। तो देखो बात ऐसी है कि हर चीज़ को मेजर करने के लिए अपन ने क्या यूनिट्स बना रखी है पर्टिकुलर। जैसे वजन मेजर करेंगे अपन किलोग्राम में, ग्राम में, पाउंड में, और हाइट मेजर करेंगे मीटर में, सेंटीमीटर में, इंच में, है ना। सिमिलरली जो अपने पास में फोर्स होता है ना, ये भी तो एक चीज़ है, इसे भी मेजर करने के लिए अपने पास में कोई ना कोई यूनिट होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, ऐसे थोड़ा ना कि कुछ भी बोल देंगे अपन। तो जो पर्टिकुलर यूनिट अपन ने रखी, जैसे वजन वगैरह के लिए किलोग्राम वगैरह रख रखी है, वैसे इसके लिए अपन ने यूनिट रखी न्यूटन, और ये रखी गई है जो न्यूटन थे ना अपने साइंटिस्ट, उनकी रेस्पेक्ट में, है ना। तो इन फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। अच्छा जरा आप आगे देखते हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट है। अब खुद बताओ तुम बेटा, चलो पहले एक बार ये सिंपल केस से चालू कर दें। इस तरफ किसी ऑब्जेक्ट पे कोई बंदा 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, कोई दूसरा इंसान इसी ऑब्जेक्ट पे, सेम ऑब्जेक्ट पे 5 न्यूटन फोर्स इधर से लगा रहा है। तो एक बात बताओ, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर 5 न्यूटन फोर्स इधर से लगाओगे और उतना ही फोर्स इधर से लगा दोगे, कोई भी ये चौक है, इस पे ये चौक है, इस पे जितना फोर्स मैं इधर से लगा रहा हूँ उतना ही फोर्स इधर से लगा रहा हूँ, तो हिलेगी क्या, अपनी जगह पे रहेगी। अगर दोनों तरफ से बराबर फोर्स है तो भाई क्यों चलेगी। तो ऐसा कह सकते हो क्या, जब दोनों तरफ से फोर्स इक्वल हो, व्हेन इक्वल फोर्स इज अप्लाइड फ्रॉम बोथ साइड्स, है ना, तब अपने पास में जो नेट फोर्स है एफ नेट, नेट माने इन दोनों की वजह से कि मिल मिला के कितना फोर्स लग रहा है। सर हमें 2 फोर्स नहीं देखने, एक फोर्स से बताओ। तो कुल मिला के एक बात बताओ, इसे मैं ऐसा कह सकता हूं कि एफ नेट इस केस में 0 है, कह सकता हूं क्या, है ना, समझ में आया। अच्छा एक बार अब अगला केस देखते हैं। अब इस केस की अगर अपन बात करें तो सर इस केस के अंदर देखो 5 न्यूटन फोर्स तो लगा रहा है कोई इस ऑब्जेक्ट पे इस तरफ, है ना, और 3 न्यूटन फोर्स लगा रहा है कोई इस ऑब्जेक्ट पे इस तरफ। न्यूटन क्या समझ में आया क्या होगा, जैसे वजन किलोग्राम में, हाइट फीट में, वैसे अपने पास में जो फोर्स है उसे अपन न्यूटन में मेजर करते हैं। अब देखो बेटा बात समझो, मैंने क्या कहा था, जब फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे तब क्या करते हैं अपन, उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि एक फोर्स दूसरे फोर्स को अपोज करता है ना, कंपैरेटिवली से छोटा करने की कोशिश करता है। तो यहां पर देखो नेट फोर्स कितना आ जाएगा अपने पास में, 5 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन इक्वल्स टू एफ नेट, एफ नेट इक्वल्स टू 2 न्यूटन। तो सर ये 2 न्यूटन आपने एफ नेट लिख तो दिया, लेकिन ये एफ नेट का मतलब क्या है। अब चलो एफ नेट वहां तो समझ में आया कि हाँ भाई नेट फोर्स 0 है, लेकिन यहाँ एफ नेट 2 न्यूटन, इसका क्या करें, तो जरा बताता हूँ, इसे हटा देता है एक बार। ये एग्जांपल समझ लिया ना, थोड़ा अपने को स्पेस चाहिए तो इसे हटा देते हैं, ठीक है। अच्छा यहां देखो बेटा, मैं ऐसा कहूं कि इधर कोई 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, इधर कोई 3 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, या फिर इसकी जगह मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, ये ऑब्जेक्ट है ना, इस पे बड़ा फोर्स देखो 5 न्यूटन इधर लग रहा था, है ना। तो जो अपने को ये तो पता है कि जो कुल मिला के इन दोनों की वजह से फोर्स आने वाला है वो इधर आना है। अरे भाई बगू बात समझो, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। ये चौक है, इस पे अगर मैं इस हाथ से फोर्स ज्यादा लगाता हूं तो ऐसा जाएगा चौक, इस हाथ से अगर फोर्स कम लगा रहा हूं, इधर ज्यादा लगा रहा हूं, इधर जाएगा, इससे ज्यादा लगाता हूं तो ऑब्जेक्ट इधर जाएगा। तो यहां पे अपने पास बड़ा फोर्स कौन सा है, 5 न्यूटन वाला। तो अपने पास में जो नेट फोर्स रहने वाला है ना, वो उसका डायरेक्शन तो ये रहने वाला है कि हाँ कुल मिला के जो नेट फोर्स है उस डायरेक्शन में लगेगा। और एफ नेट की वैल्यू अपने पास कितनी आई थी, 2 न्यूटन। अच्छा अब मैं इसे एफ नेट इक्वल्स टू 2 न्यूटन रख दूं इस डायरेक्शन में, या फिर इस डायग्राम को ऐसे बनाऊं, इसमें कोई गड़बड़ है क्या,
जरा ध्यान देना थोड़ा सा। मैं कहूं इधर मैं 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं, इधर 3 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं, या फिर मैं कहूं इधर सिर्फ और सिर्फ 2 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं। मैं कहूं कि मैं अपने छोटे भाई को 100 रुपए दे रहा हूं और उसे 50 रुपए वापस ले रहा हूं, है ना। या फिर मैं सीधा सीधा ऐसे कह दूं कि मैं उसको 50 रुपए दे रहा हूं, तो ज्यादा बेटर क्या है? ज्यादा बेटर है कि सर क्यों कंफ्यूज कर रहे हो कि 100 दे रहा हूं 50 ले रहा हूं, सीधा सीधा कहो ना 50 रुपए दिए मैंने उसे, इतना घुमा क्यों रहे बातों को। बस सेम कहानी यहाँ पे भी है भाई। अभी तो यहाँ पे अपने पास केवल 2 फोर्सेज हैं, वैसे अपने पास 4-5 फोर्सेज आ जाए तो सबको एक साथ पढ़ना दिक्कत हो जाएगी अपने को सबको एक साथ देखने में। इसलिए अपन ने क्या किया है, जो एफ नेट है इसका कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया अपन ने। ये कंसेप्ट इसमें क्या होता है कि अपन क्या करते हैं, इन दोनों की वजह से कुल मिला के क्या इफेक्ट रहने वाला ऑब्जेक्ट पे वो अपन सिंप्लीफाइड वे में लिख लेते हैं। जैसे 5 न्यूटन इधर लगा, 3 न्यूटन इधर लगा, तो अपने को पता है इधर कंपैरेटिवली पार्टिकल धीरे धीरे जाएगा। तो अपन ने वही काम कर लिया है यहाँ पे कि एफ नेट जो लगा इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट फोर्स रहने वाला वो यहाँ पे ले लिया। अच्छा, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे तो केवल 2 थे। अच्छा, इसे हटा रहा हूं, किसी को लिखना हो तो वीडियो पॉज करके लिख लिया करो, है ना। अच्छा, इसके बाद में अब देखते हैं ये वाले केस का क्या सीन है। इस वाले केस का अब क्या सीन है जरा ये देखें। अब देखो बेटा, इस तरफ कोई 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और 3 न्यूटन फोर्स भी इसी डायरेक्शन में अगर अपन लगा रहे हैं, तो इस सिनेरियो में एफ नेट क्या होता है भाई? जब दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में, तब मैंने क्या बताया था, F1 प्लस F2। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में है तब, और जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तब एफ नेट क्या बताया था, F1 माइनस F2। ये कब है? जब ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तब, है ना। और ये कब है? जब फोर्स अपना सेम डायरेक्शन में लग रहा है। तो जरा यहां देखो, अगर मैं कहूं इस ऑब्जेक्ट पे कोई एक इंसान है वो 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और जो दूसरा इंसान है वो 3 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। इस तरह में ज्यादा इंसानों की बात नहीं करनी, सिंपल भाषा में बताओ, सिंपल भाषा में देख लो। ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे कुछ लोग मिलके इस डायरेक्शन में 8 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, एफ नेट, है ना। अब जैसे जो F1 था वो कितना अपने पास में 5 न्यूटन, F2 था उसकी वैल्यू कितनी है 3 न्यूटन, एफ नेट कितना आ रहा है 8 न्यूटन। और प्रैक्टिकली भी समझते हैं कि भाई कोई से 5 फोर्स से खेल रहा है, इधर 3 फोर्स से खेल रहा है, तो दोनों तरफ सेम, मतलब इन दोनों को मिला के कितना फोर्स आ जाएगा अपने पास में 8 न्यूटन। मेरे पास में कोई 2 फीट की चौक है, उसके आगे मैं 1 फीट की चौक रख रहा हूं, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा मेरे पास में 3 फीट की चौक। मेरे पास कोई 2 फीट की चौक है, उसमें से 1 फीट की चौक अगर मैं तोड़ दूं, है ना, या उसे घुमा के वापस इस डायरेक्शन में लगा दो, तो मेरे पास कितना बचेगा, केवल 1 फीट का चौक बचेगा ना। सिमिलर सी कहानी वहां पे। अच्छा, इसे जरा थोड़ा और अच्छे से देखते हैं अपन की। सर चलो ठीक है 2 है, इतना करने की कहाँ आवश्यकता है, हम तो वैसे ही देख लेते। तो बेटा तुम 2 को तो देख लेते, है ना। लेकिन क्या हो अगर तुम्हें कुछ ऐसा सिनेरियो दे दिया जाए कि ये ऑब्जेक्ट है, इस पे एक फोर्स तो ये लग रहा है 8 न्यूटन, एक फोर्स ये लग रहा है 5 न्यूटन, एक और लगा देते हैं इधर, एक इधर लग रहा है 2 न्यूटन, है ना। और उसके साथ साथ में इस डायरेक्शन में एक दे दे 12 न्यूटन और एक दे दे 1 न्यूटन। अब क्या करोगे ऐसे फोर्सेस में सबका, कि एक इंसान है यहाँ 8 लगा रहा है, दूसरा यहाँ 5 लगा रहा है, एक यहाँ 2 लगा रहा है, एक इधर 12 लगा रहा है, एक इधर 1 लगा रहा है, काफी होचपोच हो जाएगा इसके साथ में अगर अपन आगे बढ़े या कुछ कैलकुलेशंस करें तो, है ना, जो कि तुम्हारे सीनियर क्लासेस में। तो ऐसे में सिंप्लीफाइड वे में सर अपने को ये पता है जो सेम डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं उनको अपन कर देते हैं ऐड। तो एक बार बताओ बेटा, 8, 5 और 2, यहाँ पे टोटल इस ऑब्जेक्ट पे 15 न्यूटन फोर्स तो लगे इस डायरेक्शन में। थोड़ा थोड़ा एक साथ पूरा सिंप्लीफाई नहीं होता बेटा, धीरे धीरे होता है ना। और जो 13 न्यूटन फोर्स है वो इस तरफ लग गया। भाई इस तरफ वाले देखो ये दोनों सेम है, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे और ये आपस में ऐड हो जाएंगे। अब ये देखो दोनों जो फोर्सेज हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं। बड़ा फोर्स कौन सा 15 न्यूटन, तो कुल मिला के अपना जो नेट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में आने वाला है, कितना 15 माइनस 13, जो कि अपने पास में आ गया यहाँ पे 2 न्यूटन। समझ में आया। अब एक बात बताओ, मैं तुम्हें कुछ कैलकुलेशंस करने के लिए कहूं या कुछ चीजें प्रिडिक्ट करने के लिए कहूं, एक तो तुम्हें 5 फोर्सेस दे दूं इस ऑब्जेक्ट पे और एक तुम्हें सिर्फ एक फोर्स दूं, किसके साथ में तुम्हारे लिए काम करना आसान होगा, इसके साथ ना। ओके चलो बेटा, ये इस चीज में इतना ही था। जरा अगला पॉइंट देखते हैं क्या अपने पास में। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सर मैग्नीट्यूड ये क्या होता है? ये क्या आ गया सर अब मैग्नीट्यूड, और ये स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स मतलब क्या, समझ में क्या? तो एक बार बताओ मेरे को, ये कोई ऑब्जेक्ट है ना, और ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। मैं कहूं इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है 50 न्यूटन फोर्स और इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है 10 न्यूटन फोर्स, तो ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी है, ज्यादा ताकतवर फोर्स कौन सा है बताओ? 15 न्यूटन ही ज्यादा स्ट्रांग हुआ ना। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। मैग्नीट्यूड का मतलब बेटा किसका अमाउंट ज्यादा है। जैसे मैं कहूं मेरे पास में
1 किलो चोक्स हैं और मैं कहूं मेरे पास में 5 किलो चोक्स है, तो मैग्नीट्यूड किस चीज का ज्यादा, 5 किलो चोक्स का कि 1 किलो चोक का? 5 किलो चोक का ही ज्यादा हुआ ना। अगर अपने पास कोई चीज ज्यादा है तो अपन कह देते हैं उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, कोई चीज कम है तो उसे कह देते हैं उसका मैग्नीट्यूड कम है। अब एक बात बताओ मेरे को, ये ऑब्जेक्ट है, इसमें अपन 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है इसमें 50 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं अपन इस डायरेक्शन में, तो ज्यादा मैग्नीट्यूड कौन सा हुआ? ये 50 न्यूटन वाला हुआ कि नहीं? ओके, तो ये एक बार बताओ, द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये मैग्नीट्यूड की बात करनी क्यों पड़ी? कुल मिला के अपन कह ही देते कि जिसका ये स्ट्रॉन्ग होता है, जो फोर्स ज्यादा है वो अपने पास स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अच्छा, एक और पॉइंट होता है फोर्स में, चलो अपन वैसे नहीं जाएंगे, चीजें आसान वे में देख लेते हैं। ये समझ में आ गया होगा, द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, कि उसके मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस करी जाती है उसकी स्ट्रेंथ। अच्छा, तो सर एक बात बताओ, फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक बात बताओ, अपन ने स्पेशली ये कहा क्यों कि इसके मैग्नीट्यूड से बताया जाता है? फोर्स में मैग्नीट्यूड के अलावा भी कुछ और होता है क्या? अरे ध्यान दो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि सर आप कह रहे हो कि जो फोर्स की स्ट्रेंथ है वो अपन उसके मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस करते हैं, तो फोर्स के अंदर मैग्नीट्यूड के अलावा भी कुछ और होता है क्या? बच्चों डेफिनेटली होता है। क्या होता है? डायरेक्शन। डायरेक्शन माने किस तरफ अपन फोर्स लगा रहे हैं। जैसे यूं मान के चलो, यहां पर किसी डब्बे को पहुंचाना है, यहां पर पहुंचाना है किसी डब्बे को, है ना, और यहां पे तुम्हारे पास वो डिब्बा रखा हुआ है। अब इस डिब्बे पे तुम एक तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओ, है ना, तो तुम अपने गोल के पास पहुंचोगे। भाई तुम्हें डिब्बे को फाइनली यहां लेके आना है, तो तुम इधर फोर्स लगाते हो तो अपने गोल के पास पहुंच रहे हो। लेकिन अगर वहीं पे तुम इधर फोर्स लगाने लगे तो भाई मैं कहूं तुम्हें सिंपली, देखो बात समझो, इतना कंफ्यूज ना हो, बात समझो। मैं तुम्हें कहूं कि ये अपने पास में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये कोई बॉक्स है, ये डिब्बा है, इसे तुम्हें क्या करना है? इधर लेके आना है फोर्स लगा के, है ना। तो मुझे सर कितना फोर्स लगाए? मैं कहूंगी 50 न्यूटन या 50 न्यूटन फोर्स लगा के इधर ले आओ। कहोगे ठीक है सर लगा देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? अब एक बच्चे ने तो क्या किया, 50 न्यूटन फोर्स इधर लगाया और इस डिब्बे को यहां पहुंचा दिया, एक बच्चे का काम खत्म, ठीक है। अब कोई दूसरा बच्चा आया, उससे भी मैंने सेम बात कही कि बेटा एक काम करो, इस डिब्बे में 50 न्यूटन फोर्स लगाओ, ठीक है, और इसे पहुंचा दो। तो बस इतना ही बोला मैंने उसे, मुझे लगा पहले सुन लिया होगा। उसने क्या किया, इधर था एक खड्डा, उसे लगा कि अपन क्या करते हैं, इसे इधर, शायद सर ने इधर गड्ढे में पटक गिराने के लिए कहा, तो उसने ऐसा सोच लिया अपने दिमाग में। उसने क्या किया, इधर फोर्स लगाना चालू किया। मैंने कहा क्या कर रहे हो सर? 50 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं। ठीक है, फोर्स की बात हो गई, मैग्नीट्यूड की बात हो गई। उसने 50 न्यूटन फोर्स लगाया, इसने भी 50 न्यूटन फोर्स लगाया, दूसरे बच्चे ने भी। मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आया, ठीक है। लेकिन इसने क्या कर दिया भाई साहब, काम बड़ा और दिया, इसे खड्डे में ले जा गिरा दिया। अब इस खड्डे से निकाल के यहाँ लेके आना पड़ेगा ऐसा वापस। काम बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया अपना? और बड़ा क्यों? फोर्स तो उतना ही लग रहा था भाई, उसने 50 न्यूटन फोर्स लगाया, इसने 50 न्यूटन फोर्स लगाया, फोर्स बढ़ क्यों गया? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग था। तो फोर्स के अंदर दो पैरामीटर्स होते हैं, पहला अपने पास होता है एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा अपने पास में होता है डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ज्यादा डिटेल में अपने है नहीं तो अपन बात करेंगे नहीं इस बारे में। ओके, इसके बाद में अपना अगला पॉइंट क्या है? ओके, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है काफी। मोर देन वन फोर्स मे बी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। अभी अपन ने एक सिनेरियो देखा था, जब अपने पास में कोई ऑब्जेक्ट था, उसके ऊपर 3 फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहे थे और 2 फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहे थे। और हमेशा ऐसा ही होता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक वक्त में एक से ज्यादा फोर्सेस लगते ही रहते हैं, है ना, होता रहता है, बड़ी कॉमन सी बात है। एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, हाउएवर द इफेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इफेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, सॉरी। अब एक बात बताओ, मैंने यही बात अपन ने भी पहले डिस्कस करी थी ना कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इस तरफ यूं मान लो कि ये ले लेते हैं 5 न्यूटन, ये ले लेते हैं 6 न्यूटन और ये ले लेते हैं 7 न्यूटन। ठीक है, और इस तरफ अपन ले लेते हैं 10 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। ठीक है, तो जरा एक बात बताओ, अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं, एक क्या, यहाँ पे तो 5 फोर्स लग रहे हैं, 5 नहीं बेटा 100 भी लग सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अब इन फोर्सेस की वजह से इसके ऊपर जो इफेक्ट रहेगा ना ऑब्जेक्ट पे, चाहे एक तो मैं इन फोर्सेस की वजह से इफेक्ट चेक करूं, है ना, इसकी वजह से इफेक्ट देखूं, इसकी वजह से इफेक्ट देखूं, इसकी वजह से इफेक्ट देखूं, इन दोनों की वजह से इफेक्ट देखूं, फिर उनका सम अप करूं। या फिर मेरे पास एक आसान तरीका क्या है, मैं इनका रिजल्टेंट निकाल लेता हूं। तो ये अपने पास बेटा इधर आ गया कितना, 18 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में, 5 + 6 + 7 और 15 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में। अब अपने पास फोर्स ये लग रहा है, अभी भी अगर नेट फोर्स अपने को चाहिए तो नेट फोर्स अपने पास आएगा इस डायरेक्शन में 3 न्यूटन। सर 3 न्यूटन क्यों? बेटा बड़ा फोर्स कौन सा? 18 न्यूटन इस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन ही रहने वाला है। नेट फोर्स क्या होता है? बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, तो फिर 18 - 15 3 न्यूटन फोर्स अपने पास में इस ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अब एक बात बताओ,
मैं इन सभी की वजह से चाहे इफेक्ट देखूं फोर्स पे या सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से इफेक्ट देखूं, बात सेम रहने वाली इस स्टेटमेंट में यही कहा है। मोर देन वन फोर्स में बी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट पे एक से ज्यादा फोर्सेस लग सकते हैं, हाउएवर लेकिन द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर इफेक्ट रहने वाला है, इज ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। जो इफेक्ट रहने वाला है ना ऑब्जेक्ट पे, ये नेट फोर्स की वजह से रहने वाला है। कैसे? जैसे मान के चलो ये ऑब्जेक्ट है, मैं तुम्हें सिर्फ ये कहूं कि इस तरफ इस पे 1000 न्यूटन फोर्स लग रहा है और ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, इस पे इधर 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ज्यादा तेज कौन सा जाएगा या ज्यादा फोर्स किस पे लग रहा है? तो अपन कहेंगे इस पे, ठीक है। लेकिन मैं कह दूं इस पे अब कि 999 फोर्स या 999 न्यूटन फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में भी लग रहा है। तो देखें ना, अगर अपन सिर्फ एक फोर्स को देखें तो इस पे फोर्स ज्यादा लग रहा है ना। लेकिन अगर अपन नेट इफेक्ट की बात करें, देखो अगर इन दोनों फोर्सेस को भी देखें कि एक जना इधर से 1000 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, एक जना इधर से 999 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, लेकिन फिर भी अगर इन दोनों का मास अपन सेम मानते हैं, दोनों का जो वजन है ना वो सेम है, फिर भी ये ऑब्जेक्ट ज्यादा तेजी से इधर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट इफेक्ट होता है ना, कि नेट इफेक्ट पार्टिकल किधर जाएगा, वो नेट फोर्स की वजह से होता है। यहाँ पे नेट फोर्स कितना अपने पास में? मात्र 1 न्यूटन। वैसे तो देखें तो यहाँ पे 1999 फोर्स लग रहा है दोनों तरफ मिला के, लेकिन फिर भी इसके ऊपर इफेक्ट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका नेट फोर्स की अगर अपन बात करें तो वो मात्र 1 न्यूटन फोर्स है केवल, है ना।